नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में आज 121 विधानसभा सीटों के लिए रिकॉर्ड तोड़ करीबन 64.64% मतदान देखने को मिला। तो बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत को लेकर अब राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। पहले चरण के मतदान के बीच आज दूसरे चरण के लिए प्रचार भी धुआंधार तरीके से चलता रहा। कैसा रहा आज का सियासी दिन बिहार के चुनावी रण में, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। होगी बात पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर हो रहे राजनीतिक विरोध की भी। दिखाएंगे खबर कर्नाटक में चल रहे गन्ना किसानों के विरोध प्रदर्शन के 7वें दिन भी क्यों नहीं बन पा रही है बात। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग 64.46% हुआ मतदान। ध्वस्त हुए मतदान के पुराने रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने बिहार के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगल राज पर राजद कांग्रेस को जमकर घेरा। आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। दोनों दलों के अंदरूनी झगड़े पर भी किया कटाक्ष। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की धुआंधार रैलियां। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने किया प्रचार। सर्वे वेसल INS इक्षक नौसेना में हुआ शामिल। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INS इक्षक को बताया आत्मनिर्भर भारत के विजन का साकार उदाहरण। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 को 48 रन से जीत भारत ने 5 मैच की सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को। और बिहार से आ रही चुनावी एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और ये 64.46% मतदान हुआ है। कई बीते वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है आज के पहले दौर की वोटिंग में और ये बेहद एक तरीके से बेहतर रुझान वोटरों की ओर से हो सकता है, जो वोटरों ने जमकर मतदान किया, जिसकी वजह से आज ये आंकड़ा देखने को मिला है। बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 64.46% वोटिंग हुई है और कई जो जिले हैं, क्योंकि 18 जिलों में आज पहले दौर में वोटिंग हुई, उनमें कई जगहों पे तो औसत से ज्यादा वोटिंग देखने को भी मिली है। तो अपने आप में वोटरों का रुझान वोटिंग को लेकर बेहतर हुआ है और लोकतंत्र के बेहतर होती तस्वीर की, मजबूत होती तस्वीर के लिहाज से बिहार के आज के पहले चरण को कहा जा सकता है। तो अपने आप में 64% से ज्यादा वोटिंग होना अपने आप में बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड बिहार के मतदाताओं ने तोड़ा है और ये आने वाले दूसरे चरण जो कि 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पे होगा, उसके लिए भी एक बेंचमार्क सेट करता है कि इससे बेहतर मतदान वहां हो सकता है और बिहार इस बार ओवरऑल पहले और दूसरे वोटिंग का जो उसका रेशियो रहेगा वो और ज्यादा हो सकता है। तो अपने आप में बिहार में बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। वोटरों में उत्साह देखने को मिला। पुरुष, महिला, युवा मतदाता लंबी लंबी लाइनों में लगकर आज वोट करते हुए नजर आए और सुबह से ही दोपहर तक इस बात की संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि सुबह से ही बेहतर रुझान बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर दिखाई पड़ने लगे थे पिछले 2020 के मतदान प्रतिशत के मुकाबले। और अब शाम होते होते ये आंकड़ा एक तरीके से आया है, लगभग 64.5% वोटिंग देखने को मिली है। तो बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग हुई तो मतदाता का जो प्रतिशत है, मतदान का प्रतिशत है, उसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 121 सीटों पर आज हुई वोटिंग के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्ग ने बढ़ चढ़कर आज मतदान किया। 18 जिलों में फैली इन सीटों के सभी पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज हुए मतदान में तमाम दिग्गजों ने अपने वोट दिए। तो छोटी मोटी कहासुनी की घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी प्रकार की हिंसक घटना की कोई खबर सामने नहीं आई।
बिहार में बढ़ा हुआ मत प्रतिशत लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। बिहार में रिकॉर्ड मतदान, मतदाताओं में जोश हाई, दिग्गजों ने भी डाला वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 निर्वाचन क्षेत्रों में गुरुवार को मतदान सुचारू रूप से संपन्न हुआ। पहले चरण के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहले चरण के लिए बिहार के कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के जो मतदान है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से चूँकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 कितने का डाटा अपडेट हुआ है, इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष मतदान को लेकर पटना स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मतदान प्रक्रिया पर पूरे दिन कड़ी निगरानी भी रखी गई। इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के निगरानी कक्ष से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। पहले फेज के लिए चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, नई मतदाता सूचना पर्ची यानी कि VIS की सुविधा और ईवीएम नेट ऐप के माध्यम से मतदान रिपोर्टिंग जैसे तकनीकी नवाचारों को लागू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आज बिहार में जहां एक ओर पहले चरण का मतदान हुआ तो दूसरी ओर दूसरे दौर के लिए प्रचार भी जमकर देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दूसरे चरण के लिए विशाल रैलियों को संबोधित किया और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस राजद पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं पर झूठे वादे करके जनता को भ्रमित करने का बात कही। पीएम मोदी ने जंगल राज का आरोप लगाते हुए कांग्रेस राजद को घेरा तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार के द्वारा बिहार के विकास में किए गए कामों को भी, उस फहरिस्त को भी सिलसिलेवार तरीके से जनता के सामने रखा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और भागलपुर में विशाल जनसभाएं करके एनडीए के लिए वोट मांगे। अररिया की जनसभा में पीएम ने राजद कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े पर कटाक्ष किया। राजद के शासनकाल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जंगल राज ने बिहार की जनता के सपनों को कुचल दिया। अरे वहाँ निषाद राज है, जरा वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ वाल्मीकि जी है, अरे वहाँ तो मत्था टेक के आ जाओ। वहाँ माता शबरी है, अरे वहाँ तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। पीएम ने एनडीए की डबल इंजन सरकार के दौरान बिहार में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने कहा कि राजद कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और राजद हमारी आस्था और संस्कृति का अपमान करते हैं। जंगल राज के उन 15 सालों में न बिहार में एक भी IIT आई, ना ही IIM आया, ना ही एक भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ हुई। पूरी एक पीढ़ी का नौजवान देखिए, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आरजेडी के नेता खा गए दोस्तों। भागलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस राजद के एक दूसरे को नीचा दिखाने का जिक्र किया। पीएम ने पहले चरण के मतदान में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी को सराहा।
बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। पीएम ने कहा कि जंगलराज की जिस पाठशाला में राजद वाले पढ़े हैं, वहां आज से अपहरण और अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। पीएम ने कहा कि राजद ने बिहार को जातीय दंगों में झोंका तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे भड़काए। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री की दोनों ही जनसभाओं में भारी जनसमूह उमड़ा। रैली में आए लोग जोश से भरे दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का निर्णय ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार के दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए दोनों ही गठबंधनों की ओर से आज दिन भर जोर आजमाइश जारी रही और जमकर प्रचार देखने को मिला। एनडीए की ओर से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार की कमान संभाली। तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर शब्द बाण चले तो अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे दोनों ही गठबंधनों ने किए। बिहार में दिग्गजों का दंगल, एनडीए और महागठबंधन ने झोंकी ताकत, सियासी रण में वार पलटवार। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। एनडीए की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव मैदान में प्रचार की कमान संभाली। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही। 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा। अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का, वो वहां प्रमाण मांग रहे थे। तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि हमारा सरकार आने से हम वक्फ कानून को दोबारा लेके आऊंगा। अरे तेजस्वी, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने बिहार में कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर बिहार में बदलाव के लिए लोगों से वोट की अपील की। गठबंधन, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलितों की होगी, दलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। सब लोगों को मिलकर नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है
जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो। सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक-एक वोट का महत्व है। दूसरे चरण में बिहार विधानसभा की कुल 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने में लगे हैं। हालांकि मतदाताओं का भरोसा कौन जीतता है, ये तो 14 नवंबर को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विजय कुमार सिन्हा की कार को घेरते हुए चप्पलें फेंकी और पथराव किया। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं और इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और वोटिंग से रोक दिया है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है। हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आकर हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो अपने आप में इस प्रकार की खबरें थोड़ा चिंता पैदा करती हैं कि चुनाव के समय अगर अव्यवस्था फैले और एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे तो शायद स्थिति इससे बेहतर होनी चाहिए, कम से कम इस बात को ये इशारा करता है। लेकिन अब बात करें कुछ आंकड़ों की, तो आज का जो फर्स्ट फेज था वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण था और 2020 में इन 121 विधानसभा सीटों पर 57.20% मतदान हुआ था। 2020 यानी 5 साल पहले हम इन पहले चरण की 121 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इसमें इजाफा हुआ है और लगभग 64.5% के आसपास 7 बजे तक के कमोवेश हम कह सकते हैं ये आंकड़े हैं, जिसपे 64.5%, 64.46% वोटिंग हुई है और ये अभी बढ़ने की संभावना है क्योंकि अंतिम आंकड़े आते आते देर रात या कल सुबह तक हो सकती है, ताकि सारे डेटा को कंपाइल करने में। तो ये अपने आप में बीते कई वर्षों में बिहार के चुनावी मतदान के प्रतिशत का टूटता हुआ रिकॉर्ड है और अपने आप में पहले फेज में अगर ये बिहार के मतदाता कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं तो उम्मीद दूसरे दौर से भी और बनती है कि और बेहतर नतीजे हो सकते हैं। कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं कि कैसे पहले का जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या महत्वपूर्ण चीजें। 121 सीटों का हमने जिक्र किया, 19 सीटें आरक्षित थी, 18 जिलों के तहत ये फैली हुई थी और मतदाता लगभग 4.25 करोड़ के आसपास थे, पुरुष मतदाता लगभग 2 करोड़ और 2.25 करोड़ के आसपास महिला मतदाता थे। लेकिन उनमें से अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 64.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और अंतिम आंकड़े आना भी बाकी है। कुल प्रत्याशियों की बात की जाए तो 1314 चुनावी प्रत्याशी थे जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हुई है। पुरुष प्रत्याशी इनमें 1192, महिला प्रत्याशी 121 थे और पोलिंग स्टेशनों की संख्या 45,000 से ज्यादा थी और सभी पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की थी ताकि पारदर्शिता के साथ में चुनाव संपन्न कराया जा सके। ये पहले चरण के कुछ आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। अगर हम आगे बताएं कि 2020 में उस वक्त इन 121 सीटों के विधानसभा के नतीजे क्या थे, यानी किस सीट पर किन दलों की कितनी संख्या थी, तो आरजेडी 42 सीटों पर जीती थी, बीजेपी 32 सीटों पर, जेडीयू 23 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, सीपीआई एमएल 7 सीटों पर जीती थी। हम ये पहले चरण की 121 सीटों के पिछले 5 साल पहले 2020 के चुनावी नतीजों का जिक्र कर रहे हैं। अगले तथ्य पे अगर जाएं तो हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां थी जो इन सीटों पर जीती थी। वीआईपी की बात की जाए तो 4 सीटों पर, सीपीआई 2 सीटों पर, सीपीआई एमएल 2 सीटों पर और एलजेपी 1 सीट पर जीती थी। तो ये अपने आप में 121 सीटों का चुनावी अंक गणित था जो 2020 के नतीजे थे। तो ये अपने आप में बताते हैं कि किस प्रकार से उस वक्त का गणित था। लेकिन अब इस बार 2025 में इन सीटों पर कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो हमको 14 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन आज के चुनावी रण को लेकर किस प्रकार से सियासत बिहार में देखने को मिली है इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष कि किस प्रकार से आज बिहार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार में मतदान भारी, किसकी सरकार की बारी, क्योंकि भारी मतदान के बाद किसकी सरकार बनेगी, किसकी बारी आएगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रवि त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा रविशंकर रवि है, प्रवक्ता आरजेडी के, साथ ही साथ अरुण कुमार पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिहार के चुनाव न सिर्फ बिहार तक सीमित बल्कि इसके जो असर है वो देश की राजनीति को भी संदेश देते नजर आएंगे।
सबसे पहले अरुण कुमार जी, हम शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते बिहार की नब्ज को आप बेहतरी समझते हैं। बड़ा सवाल आज यही है कि जो ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है, ये क्या इशारा करता है? बिहार के मतदाताओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किया बीते कई वर्षों का, उसके मायने क्या है, संदेश क्या है, संकेत क्या है? अरुण जी। देखिए, 1951 से चुनाव की शुरुआत हुई, 18वीं विधानसभा का ये चुनाव अभी हो रहा है। आज फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर रन पूरा हो गया और इसमें जो आज मतदान का बम्पर मतदान रिकॉर्डिंग हुई, जो अभी तक का आपने आंकड़ा दिखाया ठीक ही कि 64.46% की वोटिंग हुई है, ये बढ़कर अभी मैं मान रहा हूँ 65% होना ही होना तय। ये पिछले चुनाव में इन क्षेत्रों में कुल जुड़ाकर कहें तो 7% से अधिक वोटिंग हुई। ये बम्पर वोटिंग क्या संकेत देता है, एक बड़ा सवाल है। मैं मानता हूं कि 22 साल के बाद बिहार में SIR हुआ, जिसको लेकर कितना विरोध हुआ, सदन से सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सभी जानते हैं। ये बिहार चुनाव में मुद्दा नहीं बनाई। जिन नेताओं ने, जिन दलों ने 15 दिन प्रवास करके, मैं ये राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि 15 दिन बिहार में प्रवास रह के उन्होंने 2 दर्जन से अधिक जिलों की यात्रा की, इस मुद्दे को वोट चोरी से जोड़ा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो गई और आज भी राहुल गांधी, प्रियंका या तेजस्वी ने लगभग 100 मीटिंग की है आज तक जी, उसमें कहीं SIR का मुद्दा नहीं उठाया जी, मुद्दे कुछ और हो गए। लेकिन हर चुनाव में, पिछले 2-3 चुनाव से खासकर नीतीश कुमार के रेजिम में, महिला एक वोट बैंक हो गया बिहार में। और महिला सेंट्रिक योजनाओं को लेकर के नीतीश कुमार के लिए महिला एक वोट बैंक हो गई। उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सभी दलों ने टिकट देने में तो कंजूसी की, लोगों ने आधी आबादी के लिए टिकट देने में, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने में कोई दल ईमानदारी नहीं दिखाई। वो अभी आप जानते हैं कि संसद ने पास कर दिया संविधान संशोधन, ठीक बात है जी, कि 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा होंगे। लेकिन टिकट बंटवारे में कोई 16-17% ही टिकट बांटते बांटते हाँप गई सारी पार्टी। अब आज महिला तब भी इस चुनाव में भी, जो मुझे भी कई 2-3 जिलों का देखने का अवसर मिला, पूरे जिले से जो अभी 18 जिलों में चुनाव हुए हैं, आज महिलाओं मतदाताओं का फिर वैसा ही टर्न आउट हुआ जैसे बिल्कुल। तो ये संकेत को समझना, ये जो आप बात कर रहे हैं अरुण जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत के मायने क्या। मैं आता हूं आपके पास में, रवि त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि विपक्ष का महागठबंधन ये कह रहा है कि साहब ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत बदलाव की बयार और बहार लेकर आने वाला है बिहार के लिए। आपके लिए चिंताएं बढ़ने वाली वो सीधे तौर पर कह रहे हैं आपके लिए, रवि जी। अब देखिए, ये लोग दिन में भी सपने देखते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देना चाहिए, जिन्होंने फर्स्ट क्लास, बिहार में फर्स्ट क्लास से पास होना बड़ी बात की होती थी एक जमाने में। आजकल तो 98% मार्क्स CBSE में आता है, लेकिन 60% से ज्यादा पोल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका एग्जाम्पल लीजिए, देखिए अपने पास संकेत है, जब अपने एक्सपर्ट बता रहे थे तो 2005 के बाद 2010 में जब चुनाव होता है तो ठीक इतना ही गैप होता है। जो आप गैप देख रहे हैं, लगभग 7% का गैप उस समय भी था। 2005 के चुनाव में 45% से लगभग 45.5% मतदान हुआ था और 2010 में 52% के आसपास, लगभग 7% के आसपास का जंप देखा गया था। उस समय भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे, RJD के लोग सपने देख रहे थे, लेकिन स्थिति क्या हुई थी कि इनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। 2/3 बहुमत आया था, 200 से ज्यादा सीटें, 206 सीटें NDA लेकर आई थी। प्रो इनकम्बेंसी, ये तो मेरा मानना है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है। और अब MOI फैक्टर नहीं चलेगा, मुस्लिम यादव नहीं फैक्टर चलेगा, अब महिला और यूथ फैक्टर चल रहा है। देखिए, महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया है सबको पता है, चाहे तो उनको लोन देकर रोजगार करवाने की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, उनको धुएं से मुक्ति की बात हो, तमाम चीजें महिलाओं के लिए किया। साथ साथ यूथ के लिए 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है और आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। तो बिहार में जो यूथ है उनको लगता है कि बीजेपी और NDA और नीतीश कुमार ही उनके सपने को पूरा कर सकते हैं, RJD के राज में उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नया समीकरण है महिला और यूथ का, इसकी वजह से ये वोट आपको दिख रहा है। और इस बार भी रिकॉर्ड रवि, मैं आता हूं सर आपके पास। रवि जी भी प्रवक्ता RJD हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी वो कह रहे हैं कि साहब MY में महिला और यूथ ने बढ़ के मतदान किया, प्रो इनकम्बेंसी के तहत ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत फिर से NDA की सरकार रिपीट करने वाला है। वो कह रहे साहब आपके लिए गुंजाइश नहीं है, वैकेंसी नहीं है। आयेंद्र जी, यहाँ पे मैं बहुत ही ईमानदारी से मैं इसको दो मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके होंगे इस इंक्रीज को। एक तो ये कि तेजस्वी जी ने जिस तरह का वादा किया है, जिस तरह से हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, जिसको कि NDA ने काफी कॉपी भी किया, जिस तरह से उनका यूथ के साथ कनेक्ट है और जो अपील है,
तो लोगों को निकल के आने के लिए वो वोट करें। और मैं इस बात से असहमत हूं कि एसआईआर का कोई प्रभाव नहीं है। मुझे लगता है कि एक अंडर करंट रहा, एसआईआर के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी रही अंडर करंट से, कि लोगों को ये 15 दिन की 2 हफ्ते की वोटर अधिकार यात्रा चली थी, और हर रोज तो ये वोट चोरी का मुद्दा, अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मैनिपुलेशन है ना, मतलब फेक वोटर, फेक एड्रेस, एक ही एड्रेस पे कई नाम, ये अलग अलग तरीके से निकल के आ रहे हैं, जिंदा लोग मुर्दा, मुर्दा लोग जिंदा, तो ये चीजें दिख रही हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये एक एप्रीहेंशन हुआ कि ये हमारे मताधिकार पे एक हमला है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार पे एक हमला है। तो मुझे लगता है कि एक एक्सप्लेनेशन तो मेरा ये है कि इस वजह से भी वो निकल के आए। दूसरा तो हमारे लीडर का कनेक्ट जी। दूसरा, अभी ये कहने में मुझे थोड़ा संकोच तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों से जिस तरह के चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पे जो उसका विश्लेषण हो रहा है कि कहीं पे संख्याएं घट जाती हैं, कहीं पे बढ़ जाती हैं, टोटल वोटर पॉपुलेशन से जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, इसी तरह की खबरें आई हैं। तो ये सचमुच वाला इंक्रीज है या इसमें कहीं कोई, रवि जी 5 बजे से पहले 5 बजे के आसपास में चुनाव आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट से ये स्पेशली कहा गया था कि फॉर्म 17 के लिए आप रुके रहिएगा जब तक मतपेटियां प्रॉपर बंद ना हो जाए, ईवीएम आप उसकी निगरानी करिए जो व्यवस्था के तहत होता है, सब चीजें, ताकि ये जो कंफ्यूजन होता है वो ना होने पाए। मतलब इतना सजग रहने की बात कही गई, तो संभवतः जो पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ से लोग रहे होंगे। मैं आता हूं आपके पास में, आपने 2 महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया। अरुण कुमार जी जी मैं आता हूं, रवि जी मैं आता हूं आपके पास भी। अरुण कुमार जी, सवाल ये है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में होने के बाद में बड़ी संख्या में वोटर्स की संख्या काटी गई जो जेन्युइन वोटर नहीं थे, उसके बाद जो बचे हुए वोटर थे उनके अंदर जो उत्साह था उसका वो भी एक कारण रहा हो सकता है जिसकी वजह से मत प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है? यानी कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण बढ़े हुए मत प्रतिशत को दिखा रहा है, जेन्युइन वोटर रह गए, बाकी हट गए। अरुण जी, देखिए बेशक इसके 2 प्रभाव थे। एक तो ये एसआईआर को लेकर जो विरोध हुआ, स्वाभाविक राजद या महागठबंधन ने किया, उसके भी कोर वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं, तो ये मैं मानता हूं कि वोटर्स को उनके इस वोटिंग राइट के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। वोट का क्या महत्व है, नेताओं ने तो वोट चोरी की बात की तो उनके अधिकार को भी चेताया कि देखिए आपकी इस बार हम चोरी नहीं होने देंगे। तो जो मतदाता थे वो सारे मतदाता, कोई चाहे वो पक्ष वाले मतदाता हो या विरोध वाले, सबको अपने अधिकार के प्रति चेतना बढ़ी, एक जागरूकता बढ़ी, एक उसका असर भी हुआ। मैंने आपसे कहा कि अभी कल ही राहुल गांधी ने हरियाणा का रवि जी प्लीज मैं आपके पास आऊं तब प्लीज बोलेगा, अभी अरुण जी को अपनी बात पूरा करने दीजिए। बिहार में तो एसआईआर के बाद ही चुनाव हुआ जिसमें कि मृत मतदाता, डबल क्षेत्र वाले मतदाता या फिर एब्सेंटी जिसको कहते हैं, वो 65 लाख से अधिक करने की बात तो हुई, टोटल कटे फिर 69 लाख कहिए मतदाता के नाम कटे, और जिन लोगों ने आवेदन फिर से नए सिरे से किया सिर्फ उन्हीं का नाम रह गया। तो जो बात आपने कही कि जो जेन्युइन मतदाता थे, जो अपने मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज रहे रखे जाएं या फिर जो शुद्धिकरण फर्स्ट टाइम भी वोटर्स थे उसकी भी संख्या कोई 14-15 लाख लोगों के नाम जुटे हैं। बिल्कुल, तो जेन्युइन मतदाताओं की संख्या, हालांकि तब भी मैं इसको 100% परफेक्ट मतदाता सूची नहीं मानता हूं। आज भी कई मतदाता सूची को मैंने बहुत गंभीरता से और छानबीन भी की। मैं जिस बूथ पर मैं खुद ही गया वोट देने, वहां मैं देखा कि एक 2 मतदाता का 2 जगह नाम है। अब वो मृत है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं जी, लेकिन परफेक्ट बिल्कुल नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से जेन्युइन मतदाता जिसको आप कहते हैं कि जो जेन्युइन है उसको वोट का अधिकार, वो भी एक कारण रहा है, क्योंकि 2020 के वोटिंग लिस्ट से अगर संख्या के आधार पर देखें, इन बीते 5 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है वोटरों की संख्या में, क्योंकि एक बड़ा शुद्धिकरण की प्रक्रिया एसआईआर की हुई है। रवि त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं। सवाल यह है कि आरजेडी ये कह रही है कि बदलाव की बात करते हुए महागठबंधन ने जो वायदे किए हैं उस वायदे ने आम जनता में, युवाओं में, महिलाओं में विश्वास पैदा किया है, इसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और उस परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। अब देखिए, उनका दावा हो सकता है, वो हमारे साथी हैं, वो अपना दावा करना चाहिए, और दावा तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सब लोग अपना दावा करते हैं। लेकिन जो ट्रेंड दिखता है ना, देखिए ट्रेंड को समझना चाहिए, संकेत को समझना चाहिए, और महिला वोटर किसके साथ है ये सबको पता है। पिछली बार भी, अब ये भी डाटा आएगा कि महिलाओं ने कितना ज्यादा पोल किया,
पुरुषों से 5% के आसपास ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था। और सबको बिहार में पता है कि महिलाएं जो मतदान करती हैं वो नीतीश कुमार के लिए करती हैं, नरेंद्र मोदी के लिए करती हैं। और जहां तक युवाओं का सवाल है तो युवाओं को दिख रहा है कि बिहार सरकार में काम हो रहा है। देखिए 2005 से पहले के का बिहार और 2005 लेकिन रवि जी आप महिलाओं से युवा पे चले गए, रवि जी आप महिलाओं से युवा पे चले गए। महिलाओं के लिए तो एक मुश्त 30,000 रुपए देने की घोषणा भी की है ना तेजस्वी जी ने, तो वो भी तो वायदा कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए वायदा करना और अकाउंट में मिलना दोनों में फर्क होता है। और हमने मुफ्त के लिए नहीं दिया है, हमने रोजगार करने के लिए दिया है कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में अभी रोजगार के लिए, और 2 लाख तक ये रोजगार की बात की जा रही है। और यही नहीं, इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां हमने वायदे किए और जहां पहले से हमारी सरकार थी। जहां महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी वहां कांग्रेस ने भी वायदे किए, जहां मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी हम दे रहे थे और वहां कांग्रेस ने भी वायदा किया, लेकिन लोगों ने उन पे भरोसा नहीं किया जो वायदा करते हैं, जो दे रहे हैं। तो आपके अकाउंट में चीजें जा रही है, सरकार वो काम कर रही है तो लोग हटना नहीं चाहते, सरकार को हटाना नहीं चाहते हैं। ये ट्रेंड है और यहाँ नहीं पूरे देश भर का ट्रेंड है। मान लीजिए कुछ जगह इन्होंने गलतफहमी में फैलाई है SIR को लेकर, चाहे कई जगह गारंटी को लेकर बड़ी बड़ी बात की, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं कर पाए। चाहे आप जाके हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, हमने चुनाव देखा है वहां का। और बिहार में जहां तक चुनाव की बात है तो कैसे बात करते हैं लोग, 2005 से पहले कैसे चुनाव होता था हमने भी कवर किया यहाँ पे। 2005 के चुनाव में थे, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि किस तरह से KJ राव का रोल था। 2005 में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, जंगल राज से अगर सुशासन की तरफ बिहार आता है, तो उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा। ठीक है, आपकी आवाज संभवतः रुक गई है कि महाराष्ट्र में आपने इतने आरोप लगाए और आपने सिर्फ एक कंप्लेन किया था, एक कंप्लेन आया। कंप्लेन नहीं करते ये लोग, सिर्फ मीडिया में बड़ी नहीं, लेकिन वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर इतने बड़े बड़े गट्ठर, वो कल वो H फाइल्स भी दिखाई उन्होंने, कल इतना बड़ा उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया। रविशंकर, ठीक है सर मैं आता हूँ। रविशंकर, रवि जी हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी, रविशंकर जी, NDA और बीजेपी ये कह रही है कि महागठबंधन का बिहार की जनता के साथ विश्वास का बंधन नहीं है, आपके वायदों पे जनता विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए वो आपके पक्ष में नहीं जाएगी। आप विश्वास बहाली नहीं कर पाए? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से सभाओं में जो रिस्पांस मिला है हमारे नेता तेजस्वी जी को और हमारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक हमें मिल रहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि एक हमें बहुत उम्मीद हम करते हैं कि अच्छे परिणाम होंगे। और मैं वो जो आप कह रहे थे, देखिए गड़बड़ी की संभावना जो है वो हमेशा चुनाव के बाद सील होने तक रहना है, सील करा के ही आपको जाना है। BLOs को जो है BLAs को ये कहा ही जाता है, लेकिन गड़बड़ियां तब भी उसके बाद भी देखने में पाई गई हैं। सर कैसे हो सकता है, मतलब आपकी नजर के सामने अगर सील लग रही है सर, मतलब क्योंकि रविशंकर, रवि जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत के लोकतंत्र को लेकर। रवि त्रिपाठी जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आपका व्यक्ति, सभी राजनीतिक दलों का व्यक्ति मौजूद है, तो वो कैसे आपकी आंख के सामने गलत तरीके से सील लग जाएगी। सर बात ये है ना, क्योंकि अगर वो सबकी नजर के सामने सबके फॉर्म 17C पे साइन होके EVM बंद की जा रही है, फिर वो स्ट्रांग रूम में जा रही है, उसकी निगरानी हो रही है, उस पे CCTV कैमरे लगे होते हैं, सबकी नजर पे फिर वो खोली जाती है, उसकी मॉक ड्रिल होती है, कैसे, मतलब आप ये शंका तो पैदा करते हैं, इसका सबूत नहीं देते। सवाल ये इसका जवाब जी पूरा लेने के लिए आप मुझे समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बोल देता हूं। एक तो हर पार्टी के जो बड़ी पार्टियां हैं इनके पास ज्यादा PLAs हैं, जो छोटी पार्टियां हैं उनके पास कम है। वो कई बारी तो जहां दूसरों का वर्चस्व है वहां पे वो हो भी नहीं पाते। और आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग कई जगहों से आ रही है, प्रशासन के लोग रोक रहे हैं वोट करने के लिए। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं सर, कई जगह तो खबरें ये भी आ रही कि RJD की ओर से बीजेपी के तमाम लोगों पे हमला भी किया गया। थोड़ा समय सीमित है, रवि त्रिपाठी जल्दी से अपनी बात पूरा करें। ठीक है रविशंकर जी, आपका पॉइंट आ गया, मैं आता हूं आपके पास। रवि त्रिपाठी जी, हाँ बताना चाहता हूँ, 17 साल मैंने चुनाव आयोग कवर किया है, चुनाव आयोग पर इतने आरोप लगते रहे हैं और चुनाव आयोग ने बार बार, चाहे EVM का मुद्दा हो, पूरा डेमो करके दिखाया, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखिए, अभी भी चुनाव आयोग, जो आपने कहा ना कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले सारे पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सामने में सारा कुछ किया जाता है, मॉक पोल किया जाता है। हमने कवर किया है चुनाव को ना, चुनाव आयोग को कवर किया है। इनको पता होना चाहिए, आरोप लगाना आसान होता है चुनाव आयोग पर, बिल्कुल, शायद इसीलिए देश की सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और चुनाव आयोग में कई बार लोगों को बुलाया गया, लेकिन कभी ये प्रूफ नहीं हो पाया। हाँ, राजनीतिक आरोप लगातार लगते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन में पहुंच गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। किसान गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार से कर रहे हैं और मिल मालिकों पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अधिकतर गन्ना मिलें सरकार से जुड़े हुए लोगों की है और वो सरकार के संरक्षण में किसानों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश भर में किसानों के हित की बात करती है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का ये दोहरा रवैया सामने आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के 7वें दिन भी किसान सड़कों पर डटे रहे। किसान गन्ने की कीमत 3500 रुपए प्रति टन करने की मांग लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का ये आंदोलन अब बेलगावी से निकलकर कई अन्य जिलों में भी फैल गया है। कर्नाटक में इस आंदोलन को आम लोगों, छात्रों और विपक्षी दलों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए आंदोलन में शामिल हुए और किसानों के साथ सड़क पर रात बिताई। साथ ही उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन भी प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ ही मनाया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस तरह से किसानों का सड़क पर सोना राज्य के लिए सही नहीं है। It is not good for any government to farmers to sleep on the road. It is not good. First, whatever may be millers' demand, first they should immediately settle the issue about the farmers' issue, and state government should proactively talk to farmers and the millers. And FRP is already declared 3 rupees 50 paisa, and other issues which are related to central government, we have done it. Now it is the duty of the state government to settle the issue. आंदोलन कर रहे किसानों ने राज्य की कांग्रेस सरकार और मिल मालिकों के बीच मिली भगत का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि राज्य के अधिकतर मिलों के मालिक राज्य सरकार में शामिल मंत्री या फिर विधायक हैं। लिहाजा राज्य की कांग्रेस सरकार किसान हित को ताक पर रखकर अपने चहेतों को खुश करने में लगी है। इस बीच कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने फसल के दाम प्रति टन 3500 रुपए तय करने की मांग कर रहे गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से बेंगलुरु में मुलाकात के लिए आमंत्रित किया। हालांकि किसान प्रतिनिधियों ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। किसानों का कहना है कि यदि राज्य सरकार गन्ने को लेकर ऊंची दर की घोषणा कर देती है तो वे आंदोलन खत्म कर देंगे। पड़ोसी हमारा बाजू में राज्य है महाराष्ट्र में,
वो तो 3500 दे रहा है। यहाँ क्या कमी है? जमीन भी वही है, पानी भी वही है, क्लाइमेट भी वही है, क्या है? ये तो सब सरकार का खेल है। सरकार ये किसान का तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है। इन लोग तो जो भी फैक्ट्री मालिक है सब सरकारी का जो एमएलए एमपी लोग का है, सब मिलीजुली है। ये जो सब मिलीजुली है। आज तक 7वां दिन हो गया, कोई एमएलए एमपी आया है, लेकिन कैसे वाला आया है? उनका जो शुगर फैक्ट्री नहीं है वो आया है। किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच कर्नाटक में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों की मांग को अमल में लाने के बजाय केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि निश्चित मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य केवल इसे लागू करता है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद किसानों का क्या रुख रहने वाला है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल तो किसान प्रदर्शन से पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात एसआईआर की। चुनाव आयोग ने जब से देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लागू करने की बात की, उसके बाद से कुछ राज्यों में इसका राजनीतिक विरोध भी देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इसका विरोध देखने को मिल रहा है। ममता दीदी एक प्रकार से विरोध मार्च में निकाल चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही 1 करोड़ से ज्यादा रेन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं और कई टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं ने भी इनको स्वीकार किया है। बीते कुछ दिनों में बंगाल के कई इलाकों से अवैध तौर पे कहा जा सकता है आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो, वो अवैध तरीके से पाए गए हैं, तो कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी सुरक्षा बलों ने पकड़ा। इस बीच में एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में खासतौर से बहुत जरूरी नजर आती, जिसकी वजह से बीजेपी टीएमसी पर और ममता दीदी पर हमलावर है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर गहराई राजनीति, अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप। ममता बनर्जी ने स्वीकार किया एन्यूमरेशन फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और पहले चरण में जन भागीदारी भी खूब दिख रही है। अब तक 1.10 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर राज्य में एसआईआर को लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और तृणमूल के नेता एसआईआर पर बौखलाए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी विधायक असीमा पात्रा का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसआईआर और भाजपा नेताओं को लेकर विवादित टिप्पणी करती नजर आ रही है। इस वीडियो से राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। हालांकि एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता एसआईआर के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके कई नेता एन्यूमरेशन फॉर्म भी स्वीकार कर रहे हैं और टीएमसी बीएलओ नियुक्त कर रही है। सीएम ममता बनर्जी भी बुधवार को बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ से कालीघाट स्थित अपने आवास पर एन्यूमरेशन फॉर्म स्वीकार कर चुकी हैं। इस पर भाजपा ने टीएमसी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। पहले बोला था जान रहेगा तो एसआईआर नहीं करने देंगे, तो एसआईआर तो हो रहा है, उनका जान भी सही सलामत है। अभी फॉर्म के बारे में ये सब बात बोलते हुए वो तो ये डाउट पैदा कर रही है लोगों के अंदर कि वो खुद इंडियन है या नहीं है, वो भी इन्फिल्ट्रेटर है क्या। भाजपा ऐसा महल बना दिया है कि ये निकाल देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, वो लिस्ट से नाम काट देंगे, तो इसमें तो एक पैनिक हो गया ना। फॉर्मल जो कॉर्पोरेशन का बात सर्टिफिकेट है वो उनका हाथ में नहीं है, वो टेम्पोररी वो नर्सिंग होम का या हॉस्पिटल का थोड़ा कागज है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि केएमसी अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रही है। इन प्रमाण पत्रों का मकसद वास्तविक नागरिकों की मदद नहीं, बल्कि उन संदिग्ध व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना है जिनके नाम एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। भाजपा ने ममता सरकार पर अवैध घुसपैठियों का बचाव करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी, यू आर ओनली कंसर्न्ड about the illegal voters from Bangladeshi Musliman to Rohingyas until they fill up the form, until their voter card is actually received and they are given their status of being the voters of Bengal and India. इन सब गहमा-गहमी के बीच पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक तालाब की सफाई के दौरान भारी संख्या में
आधार कार्ड बरामद होने से हड़कंप मच गया है। भाजपा ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए कहा कि ऐसे दस्तावेज आखिर इस तरह कैसे फेंके गए, राज्य सरकार जवाब दे। इन तमाम घटनाओं पर एसआईआर की पारदर्शिता से ज्यादा ममता सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। न्यूजीलैंड यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोटोरुआ स्थित भारतीय सामुदायिक केंद्र में न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते को और मजबूत करने के लिए अपने समकक्ष टॉड मैकले के साथ भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हमारी संवाददाता सौम्या शर्मा के साथ समझौते की संभावनाओं पर बात की और भारत के ग्लोबल ट्रेड विजन के इन साझेदारियों की भूमिका पर अपनी बात रखी है। Speaker in the Global South. So how does this partnership with New Zealand fit into India's vision for trade? Well, New Zealand and India have been friends. We have had 73 years of very robust diplomatic relations. In fact, our sporting ties go back to 100 years. And I believe we both have an important role to play in global politics, geopolitics, global economics, and are a sane voice in support of free trade, in support of multilateralism, and therefore the world will take note of this free trade agreement between New Zealand and India. It will be a demonstration that two strong democracies who believe in the rule of law are willing to work together in a spirit of cooperation and partnership for global good. And therefore, I think it's a very important free trade agreement that we are negotiating. Again, we are negotiating with great spirit of camaraderie and deep understanding of each other's own sensitivities and economies. And I'm sure it will be a very fair, equitable and balanced agreement. यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन खास रहा। सर्वे वेसल लार्ज INS इक्षक भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया है। कोच्चि नेवल बेस पर नेवी चीफ की मौजूदगी में यह जहाज नेवी का हिस्सा बनकर भारत की आत्मनिर्भरता और सटीकता की मिसाल पेश कर रहा है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने अपनी क्षमता पर स्वदेशी तकनीक के आधार पर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें से INS इक्षक भी एक है। अरब सागर से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक भारत की विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा का एक और प्रहरी इंडियन नेवी में शामिल हो गया। INS इक्षक अब भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। दक्षिणी नौसेना कमांड में तैनात होकर ये SVL हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ा रहा है। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में INS इक्षक को औपचारिक रूप से नेवी में शामिल किया गया। INS इक्षक जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का शानदार उदाहरण है। इस जहाज में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और INS इक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करता है। It's a huge capability enhancement in terms of hydrography. Hydrography, as you know, enables us to ensure that the waters in and around our coast and also in our areas of interest are mapped properly, both to certain depth, but many times even up to seabed, and that allows the seafarers to navigate the global commons with safety, with confidence. इक्षक एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गाइड, और ये नाम ही जहाज की सटीकता और उद्देश्य को परिभाषित करता है। INS इक्षक बंदरगाहों, हार्बरों और नेविगेशन चैनलों के पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इससे मिलने वाला डेटा समुद्र में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करेगा और भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगा। INS इक्षक अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और समुद्र विज्ञान उपकरणों से लैस है। इसमें एक हाई रेजोल्यूशन मल्टी बीम, इको साउंडर और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी मौजूद है। We are very, very happy to induct the ship, and I wish the commanding officer and the crew all the very best. And I'm sure in the years and decades ahead, the ship will live up to its motto of Nirbhay, वीर एंड मार्गदर्शिता। INS इक्षक में 4 सर्वे मोटर बोट और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भी मौजूद हैं। ये जहाज स्वदेशी ताकत, टेक्निकल सुपीरियोरिटी के साथ देश की सेवा करने के लिए तैयार है। AUV, ROV और हेलीकॉप्टर से लैस INS इक्षक तेजी से आत्मनिर्भर होती भारतीय नौसेना का एक चमकता सितारा है। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, INS इक्षक, कोच्चि। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में
टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों को क्रिकेट विश्व कप में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई दी और देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी आदर्श बनने के लिए उनकी सराहना की है। इस अवसर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने राष्ट्रपति मुर्मू को टीम की जर्सी और टीम के गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित विश्व कप ट्रॉफी भेंट की। गौरतलब है कि भारतीय दल ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में एक उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ट्रॉफी उठाकर देश को गौरवान्वित किया है। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में आयोजित 12वें SBI बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। अपने संबोधन में निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों को रेखांकित किया। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, रणनीतिक और पर्यावरण को आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के तलवंडी में नवनिर्मित राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय का लोकार्पण किया। लगभग 22 करोड़ की लागत से तैयार ये महाविद्यालय 64,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित है। रेल मंत्रालय ने तेजस्वी यादव के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन उपलब्ध करवाकर बिहार के प्रवासी श्रमिकों को बिहार में भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए बिहार भेजा जा रहा है और वापसी का टिकट भी करवाया गया है। कोयम्बटूर गैंगरेप मामले के खिलाफ चेन्नई में भाजपा की महिला विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए भाजपा ने कहा कि अगर MK स्टालिन महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे